गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और इस इतिहास में हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम लोगों ने देखा कि अंततः कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन हो गया। अब मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग 100 वर्षों के बाद उस पर गढ़वाल वंश का शासन हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग गढ़वाल वंश पढ़ेंगे, कन्नौज का गढ़वाल वंश। आइए दोस्तों, ये जो गढ़वाल वंश है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है 1090 से 1197 ईस्वी। आइए दोस्तों, इसके शासकों को देख लेते हैं दोस्तों। ये हैं शासक दोस्तों यशोविग्रह। इनका नाम बहुत ही कम मिलता है इतिहास के पन्नों में, लेकिन कहीं से मिला है। आइए देख लेते हैं। यशोविग्रह जो है दोस्तों, इस वंश का संस्थापक है। यशोविग्रह इस वंश का संस्थापक है, अर्थात गढ़वाल वंश का संस्थापक है। लेकिन इस वंश की संस्थापना जो है, स्थापना वह कहाँ करता है दोस्तों? इस वंश की स्थापना मिर्जापुर के पहाड़ियों में करता है। अपने मिर्जापुर के पहाड़ियों में यह गढ़वाल वंश की स्थापना करता है। लेकिन कन्नौज पर इस वंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों? इसी वंश का अगला शासक होता है दोस्तों चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है दोस्तों, यह 1190 से 1100 AD तक शासन करता है। लेकिन कन्नौज पर बात किया जाए कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो कन्नौज पर राजा चंद्रदेव ने, अर्थात चंद्रदेव ने की थी। तो ये करते क्या है दोस्तों, कन्नौज से गुर्जर प्रतिहारों, कन्नौज को दोस्तों, एक कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र कराते हैं और स्वयं कन्नौज पर नियंत्रण कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रावती अभिलेख से इसके कार्यों का पता चलता है, अर्थात इनके कार्यों पर प्रकाश कैसे पड़ता है दोस्तों, कहाँ से पता चलता है इनके कार्य? यह चंद्रावती अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रदेव ने गुर्जर प्रतिहारों को यहाँ से हटा करके स्वयं कन्नौज पर नियंत्रण कायम कर लिया था। इनकी मृत्यु देख लेते हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु 1100 ईस्वी में हो जाती है। देखते हैं दोस्तों, इनके समय साम्राज्य का जो विस्तार था दोस्तों, वह चरमोत्कर्ष पर था। आइए देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों। काशी में था इनका साम्राज्य, अयोध्या में और कन्नौज एवं इंद्रप्रस्थ में इनके साम्राज्य का विस्तार था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला शासक है मदनपाल या मदन चंद्र। ये अगले शासक हैं। इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 1100 से 1114 AD। देख लेते हैं दोस्तों, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इनके बारे में बसही और सारनाथ अभिलेख में इनका नाम उल्लिखित है दोस्तों, अर्थात पता चलता है इनका कहाँ से? सारनाथ एवं बसही अभिलेख से। अगले शासक हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। इनका नाम है गोविंद चंद्र। ये 1114 से 1154 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये मगध को जीत लेते हैं। इन्होंने मगध को जीता और मालवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। इन्होंने मगध और मालवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लक्ष्मीधर एक लेखक हैं, अर्थात कवि हैं दोस्तों। इनकी एक रचना है कृत्यकल्पतरु। लक्ष्मीधर की रचना कृत्यकल्पतरु में उसका उल्लेख मिलता है, अर्थात किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? गोविंद चंद्र का। नेक्स्ट है दोस्तों, सारनाथ अभिलेख में इस राजा को हरि का अवतार कहा गया है। सारनाथ के अभिलेख में इस राजा को, मतलब गोविंद चंद्र को, हरि का अवतार कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट शासक हैं विजय चंद्र। विजय चंद्र 1155 से 1170 AD तक शासन करते हैं। इन्होंने अपने राज्यवंश को सुरक्षित रखा था दोस्तों, और
कोई आक्रमण नहीं किया था कहीं पर, न तो कुछ जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों राजा जयचंद। जयचंद जो था दोस्तों यह 1170 से 1194 ईस्वी तक शासन करता है। यह इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक होता है दोस्तों। अंतिम शासक नहीं होता है दोस्तों, अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक होता है। उसका दरबारी कवि हर्ष था दोस्तों, जिसने गोविंद चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें किसका, गोविंद चरित्र में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो यह जो गोविंद चंद्र है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण कर पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया और इसलिए तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का हरण करके उससे विवाह कर लेते हैं, जिससे जयचंद क्रोधित हो जाता है और तराइन के युद्ध में जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंदावर की लड़ाई 1994 में हुई थी। यह किसके किसके बीच हुई थी दोस्तों? चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुई थी। यह 1994 में हुई थी। मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद मारा गया था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र। इसने भी गोरी की सर्वोच्चता स्वीकार की। फिर अंततः इल्तुतमिश ने 1925 में कन्नौज को सल्तनत में मिला लेता है। अब जो है यह गढ़वाल वंश समाप्त हो जाता है दोस्तों। के बाद इल्तुतमिश जब शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, तो इसने जो है कन्नौज को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है दोस्तों। इस प्रकार गढ़वाल वंश समाप्त हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चौहान वंश के विषय में पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग चौहान वंश के विषय में देख लेते हैं। जो चौहान वंश है दोस्तों, यह इसकी लगभग अगर माना जाए तो इसकी नींव तो 7वीं सदी तक ही पड़ चुकी थी, लेकिन यह स्वतंत्र राज्य कब बन गया चौहान वंश? यह लगभग 10वीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्र राज्य बन जाता है, लेकिन इसकी नींव जो है 7वीं सदी में ही पड़ जाती है और यह 12वीं सदी के अंत तक यह वंश चलता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके विस्तार के विषय में देख लेते हैं। चौहान वंश का जो विस्तार है यह कहाँ से कहाँ तक हुआ है दोस्तों? यह राजस्थान गुजरात तक तो हुआ ही है दोस्तों, और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में भी इसका संपूर्ण विस्तार हुआ था दोस्तों। वासुदेव चौहान इसके शासक थे दोस्तों। वासुदेव चौहान देख लेते हैं दोस्तों। वासुदेव चौहान इसके शासक थे। वासुदेव चौहान के अंतर्गत देख लेते हैं दोस्तों। वासुदेव चौहान पहले गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंतों के रूप में शासन करते थे। ये जो चौहान थे वासुदेव चौहान, इनके वंशज या इनके बाद के जो चौहान हुए दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार वंशों के सामंतों के रूप में शासन किया करते थे और इनकी राजधानी होती थी दोस्तों शाकंभरी, जो अजमेर के निकट का स्थान है। उसके बाद अगले शासक बनते हैं दोस्तों वाकपतिराज। वाकपतिराज चौहान अगले शासक बनते हैं और 10वीं सदी के आरंभ में ही स्वतंत्र चौहान वंश बसा देते हैं दोस्तों, और ये उसके बाद महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक शासक आते हैं दोस्तों अजयराज चौहान। अजयराज चौहान जो है दोस्तों, ये अजमेर नगर बसाया था इन्होंने। अजयराज चौहान ने अजमेर नगर बसाया और अजमेर को सत्ता का केंद्र बनाया, अर्थात अजमेर को अपनी राजधानी कौन बनाता है दोस्तों? अजयराज चौहान बनाते हैं। अगले शासक आते हैं दोस्तों अर्णोराज। ये तुर्क आक्रमणकारियों को
पराजित करते हैं। उस समय इनके काल में तुर्क आक्रमणकारी आते हैं और वे इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और ये इनको पराजित करके यहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ जो है दोस्तों, ये चौहानों की शक्ति का अधिक विस्तार करते हैं, चौहानों की शक्ति को अधिक विस्तृत कर देते हैं दोस्तों। ये गुजरात और राजस्थान के अलावा पंजाब, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मालवा तक अपने राज्य को विस्तृत कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक एक रचना लिखी। कवि सोमदेव जो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे दोस्तों विग्रहराज फोर्थ के, ये ललित विग्रहराज नामक एक रचना लिखते हैं जो इन्हीं के सम्मान, विग्रहराज फोर्थ के सम्मान में लिखी जाती है दोस्तों, विग्रहराज फोर्थ के सम्मान में लिखी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, इन्हीं के बारे में चौहान वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी बातें मैं नहीं कहूँगा कि फालतू हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए इनका आना बहुत जरूरी था, जिससे आपको बातें समझ में आती। आइए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड को देख लेंगे हम लोग। बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमार देव को पराजित किया। जो पृथ्वीराज थर्ड हैं, इन्होंने बुंदेलखंड के शासक परमार देव को पराजित करते हैं और इस युद्ध में वीर योद्धा आल्हा और उदल मारे जाते हैं। जो आल्हा उदल वीर योद्धा थे दोस्तों, ये मारे जाते हैं। आपने आल्हा खंड नाम का गीत सुना होगा दोस्तों, वह आल्हा उदल के नाम पर ज़्यादा तक चला है दोस्तों, और एक किंवदंती बन गया है आल्हा खंड या उदल खंड। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है तराइन की लड़ाई। तराइन की प्रथम लड़ाई यह कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1191 ईस्वी में। किनके बीच हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान थर्ड एवं मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। चौहान ने गोरी को पराजित किया, लेकिन चौहान ने गोरी से पंजाब खाली करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। उस समय पंजाब में ही गोरी था दोस्तों, लेकिन चौहान ने उसको पराजित करने के बाद यहाँ से भारत से भगाने का कोई प्रयास नहीं किया, अर्थात पंजाब से भगाने का कोई प्रयास नहीं किया, जो चौहान की अर्थात पृथ्वीराज चौहान की एक रणनीतिक भूल मानी जाती है। केवल रणनीतिक भूल ही नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ी भूल मानी जाती है, जिसके कारण नहीं भगाए जाने के कारण मोहम्मद गोरी ने स्वयं फिर से प्लान बनाया और दूसरी बार अगले वर्ष ही तराइन की द्वितीय युद्ध हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। कब हुई दोस्तों? 1192 ईस्वी में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान को गोरी से पराजित होना पड़ा दोस्तों। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान गोरी से पराजित हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वीराज चौहान गोरी से पराजित हुआ दोस्तों और गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में उन्हें दोनों आंखों से अंधा कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और फिर उन्हें जान से मार दिया गया। ये हो गया दोस्तों चौहान वंश। यही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड हैं, इन्होंने ही गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने जयचंद की पुत्री, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से उसका हरण करके विवाह किया था दोस्तों, और फिर दोनों में बात बिगड़ गई थी। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे
चंदेल वंश को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले वंश चंदेल वंश के विषय में जानते हैं। चंदेल वंश जो है दोस्तों 9वीं सदी से शुरू हुआ और 12वीं सदी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन वैसे ही उसका राज विद्यमान रहता है, अंत में दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोग आइए देख लेते हैं इनके कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, देख लेते हैं दोस्तों। चंदेल वंश का जो सत्ता का केंद्र था दोस्तों, वह कौन था दोस्तों? महोबा और खजुराहो। महोबा और खजुराहो इनके सत्ता का केंद्र था, अर्थात कह लीजिए दोस्तों बुंदेलखंड भी इसी के अंतर्गत आता है। ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे दोस्तों। चंदेल वंश के जो भी राजा हुए ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। ये पहले शासक हैं दोस्तों नन्हुक, उन्होंने चंदेल राज की स्थापना की थी। नन्हुक ने चंदेल राज की स्थापना की थी दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया था। नन्हुक पहले एक गुर्जर प्रतिहार वंशों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया था। फिर अगले शासक आते हैं दोस्तों हर्षदेव। इसने प्रतिहारों के प्रभाव को कम किया, अर्थात उभरने का प्रयास किया हर्षदेव ने। और फिर अगले शासक आए यशोवर्मन, इन्होंने स्वतंत्र राज्य चंदेल वंश की स्थापना की। यहाँ तो केवल सामंत के रूप में ये दोनों कार्य किए दोस्तों। नन्हुक और हर्षदेव, इसके बीच में जो भी शासक आए, इन्होंने केवल सामंत के रूप में कार्य किया गुर्जर प्रतिहार वंशों के। लेकिन स्वतंत्र रूप से चंदेल वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों? यह यशोवर्मन करता है दोस्तों। फिर उसके बाद दो प्रतापी राजा हुए दोस्तों, एक धंगदेव, दूसरा गंडदेव। ये दोनों बहुत ही प्रतापी राजा थे चंदेल वंश के। सबसे प्रतापी राजा कौन थे दोस्तों? धंगदेव और गंडदेव। उसके बाद नेक्स्ट शासक हुए दोस्तों विजयपाल, फिर देववर्मन, कीर्ति सिंह वर्मन और फिर जयवर्मन। नेक्स्ट शासक हुए दोस्तों पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन और सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें हो गया दोस्तों परमार्ददेव। परमार्ददेव सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ इसमें। यह अंतिम प्रमुख शासक था दोस्तों परमार्ददेव नेक्स्ट शासक होते हैं दोस्तों। यह महत्वपूर्ण शासक होते हैं, अंतिम प्रमुख शासक होते हैं। इन्होंने 1166 से 1102 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों इस वंश पर। और ये पृथ्वीराज चौहान से एक युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इसी युद्ध के दौरान इनके दो वीर आल्हा और उदल मारे गए थे दोस्तों। आल्हा उदल मारे गए थे। उसके बाद इनकी शक्ति लगभग क्षीण हो जाती है। क्षीण होने के बाद अंत में कुछ वर्षों के बाद ये धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाते हैं। ये हुआ दोस्तों चंदेल वंश। तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोगों ने चौहान वंश पढ़ा दोस्तों, गढ़वाल वंश पढ़ा और अब चंदेल वंश पढ़ करके ख़त्म कर दिया हूँ। इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, इसलिए इससे ज़्यादा गहराई में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट को टाइप कीजिए दोस्तों। जो भी समस्या होगा उसका हल अवश्य निकलेगा। अब हम लोग आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।